नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पांडे द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इसके पूर्व क्लासेस में हमने देख लिया है कि क्या होते हैं प्रमुख संशोधन कौन कौन से हैं, प्रमुख अनुच्छेद क्या हैं, प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, प्रमुख अनुसूची कौन कौन सी है। ठीक दोस्तों, और संविधान सभा क्या होता है, कैसे संविधान का निर्माण हुआ और भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, हम लोगों ने इन सभी को अच्छे से देख लिया है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक, जहाँ से आपका विस्तार होगा। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप, कि भारत में किसे नागरिकता मिल सकती है, किसे नहीं मिल सकता, और कौन भारत नागरिक बनेगा, कौन भारत नागरिक नहीं बन पाएगा, और कौन वर्तमान भारत नागरिक है। आज हम उन्हीं सारे प्रावधानों पर चर्चा करेंगे जो कि भारत की नागरिकता से संदर्भित है। अगर हम भारत के हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस नागरिकता के आधार पर या किस नागरिकता को लेकर हम भारत में रह सकते हैं। आपको पता होगा कि भारत में एक सिंगल नागरिकता है, अर्थात एकल नागरिकता है। हम केवल भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम भारत में हैं तो हम उत्तर प्रदेश का नागरिकता हमको अलग से मिलेगा और भारत का अलग से रहेगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। हमारी जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता का जो अधिकार है, वो केवल एक है। अर्थात हम भारत में कहीं भी रहेंगे, किसी जगह रहेंगे, तो हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। ऐसा अधिकार भारत का संविधान हमको देता है। वे कौन कौन से अधिकार हैं, वे कौन कौन से परिवर्तन किए गए हमारे नागरिकता को लेकर, आइए हम उन विषय पे चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में क्या है, नागरिकता का जो नागरिकता है उसके दोस्तों भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में जगह दिया गया है। अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 भारत में नागरिकता के प्रावधानों को परिभाषित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भाग 2 है, भाग 1 क्या है दोस्तों, भारत राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन जो भाग 2 है वह चर्चा करता है कि चूँकि अगर हम राज्य में हैं, संघ में हैं, भारत में हैं, तो हमको नागरिकता मिलनी चाहिए। नागरिकता संदर्भित जो प्रावधान किए जा सकते हैं उसे अनुच्छेद 5 से 11 में जगह दिया गया है। अब चूँकि 5 से 11 में जब हम रहेंगे, जब हमको नागरिकता मिल जाएगी, तो हम अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे दोस्तों नागरिकता समाप्त होगा, वैसे ही हम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी की चर्चा आपसे करेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र संसद और विधानमंडल, इन सारे प्रारूपों की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो हम चर्चा करने क्या, भारतीय संविधान की नागरिकता। तो हमने क्या देखा कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता में कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक। आइए पहले उन अनुच्छेदों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि वे कौन कौन से प्रावधान है, वे कौन कौन से प्रक्रिया है जिसके तहत भारत को नागरिकता मिल सकती है, अन्य लोगों को नागरिकता मिल सकती है। दोस्तों, आपको पता होगा जो अनुच्छेद 5 है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। उस समय या उसके बाद के जो भी नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। अर्थात 1947 से लेके 1950 तक जो भारत के नागरिक होंगे, अर्थात हम सिंपल भाषा में कहें तो ये हो सकता है कि अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, अगर संविधान लागू हो रहा है, अगर उस समय हम भारत में हैं या फिर कहीं भी हैं, तो उस समय हम भारत के नागरिक कहलाएंगे उस समय से। ठीक दोस्तों, तो संविधान लागू होने के समय की नागरिकता हमको प्रदान की जाएगी 26 जनवरी 1950। आप डेट याद रख लीजिएगा। फिर दोस्तों बात कहा गया अनुच्छेद 6। अनुच्छेद जो 6 दोस्तों कहता है पाकिस्तान से भारत में प्रयोजन किया गया है। अर्थात उस समय जब संविधान लागू हो रहा है या फिर जो नियम प्रक्रिया बनाई जा रही नागरिकता से संदर्भित, उस समय कहा गया था कि अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में, अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत में उस समय जब संविधान लागू हो रहा है उस समय अगर भारत में आ रहा है तो उसे भी भारत नागरिकता दी जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 6 है वह पाकिस्तान से भारत में जो भी व्यक्ति प्रव्रजन किया हुआ है या भारत में आया हुआ है, उस समय जब संविधान लागू हो रहा था तो उस प्रक्रिया में उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर दोस्तों हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 कहता है दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, अर्थात कभी कभी ये तो क्या था कि जो पाकिस्तान, मान लीजिए चले गए पाकिस्तान, वो भारत आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पाकिस्तान में भी होंगे व्यक्ति, तो अगर पाकिस्तान के व्यक्ति भारत में आना चाह रहे हैं तो उनको भी नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। ऐसी प्रक्रिया वो हमारे नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत होगा। अर्थात तो अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों को भी नागरिकता अधिकार होगा। अगर पाकिस्तान के भी व्यक्ति भारत में आना चाह रहे हैं तो उन्हें भी नागरिकता का अधिकार दिया गया था। ये सब किस आधार पर बनाया जा रहा है दोस्तों? ये सब बनाया जा रहा है जब हमारा संविधान लागू हो रहा है, उस प्रक्रिया के तहत सब कार्य हो रहे हैं। फिर संशोधन किया गया, संशोधन के तहत इस सब चीज़ों में जोड़ा गया, घटाया गया। अभी हमको केवल जानना है कि जो अनुच्छेद 5 है वो कहता है संविधान लागू होने के समय अगर कोई भी व्यक्ति रहा होगा तो उसे भारत की नागरिकता
मिलेगी। फिर अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया, अगर कोई भारत मान लीजिए पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन कर रहा है, ठीक है, तो उनके लिए भी प्रावधान किया गया है, उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों को भी नागरिकता का अधिकार होगा अगर वो पाकिस्तान उस समय जब संविधान हमारा लागू हो रहा है। अनुच्छेद 8 कहता है दोस्तों कि भारतीय मूल के लोग जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, अर्थात भारतीय मूल के लोग मतलब होता है कि जो भारत के हों लेकिन वो किसी अदर जगह पे रह रहे हों, निवास कर रहे हों, तो उस समय जब हमारा संविधान बन रहा है तो उस समय उन्हें भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय मूल के लोग जो भारत के बाहर निवास करते हैं उन्हें भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अभी हम इन सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी हम कुछ अनुच्छेदों को जानना चाह रहे हैं कि अनुच्छेद में दिया क्या है। ठीक दोस्तों, तो जो अनुच्छेद 8 है कहता है कि भारतीय मूल के लोग जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 9 की, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता रद्द। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एक नागरिकता है, तो इसमें अनुच्छेद जो 9 है वह प्रावधान करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार विदेशों में रहना चाह रहा है तो उसकी जो नागरिकता होगी, उसकी जो सिटीजनशिप होगी वो क्या हो जाएगी, दोहरी, मतलब कि हमारे भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम पाकिस्तान, अमेरिका या स्विट्जरलैंड का नागरिक नहीं हो सकते। अगर हम तभी वहाँ के नागरिक हो सकते हैं जब हमको भारत नागरिकता का त्याग करना होगा। इसमें कहा गया अनुच्छेद 9 कहता है अगर कोई भी अपनी इच्छा से या स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, तो उसकी जो नागरिकता है वो भारत में रद्द कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, एक नागरिकता है, एक नागरिकता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 9 आपको याद होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता को स्वीकार करता है तो उसकी नागरिकता दोस्तों क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 जो दोस्तों वो नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, मतलब नागरिकता संबंधी अधिकार क्या क्या होंगे, अधिकार क्षेत्र क्या क्या होगा, उनकी निरंतरता कैसे बनाई जाए, उन सभी की बात करता हूँ। तो अनुच्छेद 10 जो है वो नागरिकता अधिकारों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान, क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, उनकी बात करता है अनुच्छेद 10। अब दोस्तों अनुच्छेद 11 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना, अर्थात नागरिकता संबंधी जो भी नियम कानून बनेगा वह संसद के विधि द्वारा बनेगा, अर्थात संसद के द्वारा कानून बनाकर ही नागरिकता संबंधी क्या होगा, नागरिकता के जो अधिकार होंगे, नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान होंगे, जो भी नियम और कानून होंगे, उन सबको संसद के द्वारा ही क्या होगा, बनाया जाएगा। अर्थात संसद के विधि द्वारा ही नागरिकता संबंधी कानून पास किया जाएगा, नागरिकता संबंधी कानून को भारत में लागू किया जाएगा। तो अनुच्छेद जो 11 है वह संसद को शक्ति देता है कि अपनी विधि के द्वारा नागरिकता के का नियमों, नागरिकता के कानूनों को लागू कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा होगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अभी हाल ही में हुआ है, ठीक, उसको लागू किया गया भारत में 2019 में। क्या था उसका विषय अभी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ अनुच्छेद जो कि हमारे भारतीय संविधान की नागरिकता के संदर्भ में दिया गया है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये अनुच्छेद आपको मैंने इसलिए यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, नोटेट कर दिया, जिससे कि आप कभी अगर अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं वे कौन कौन से प्रमुख संशोधन हैं जो नागरिकता के संदर्भ हमको देखने को मिलता है। आइए देखते हैं दोस्तों, कुछ संशोधन किया गया था नागरिकता को लेकर कि जब पहला नागरिकता हमारा जो बना था वो था नागरिकता अधिनियम 1955। हम जब हमारा भारत स्वतंत्र होता है, संविधान लागू हो जाता है, तो 1955 में नागरिकता को लेकर भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 पहली बार भारत में लाया जाता है और उसके तहत बताया जाता है कि कौन भारत नागरिक होंगे, कौन नहीं होंगे, क्या उनकी प्रक्रिया होगी, इसी में बताया जाता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में ही हम तय कर लेते हैं कि किसे भारत नागरिक माना जाएगा और किसे भारत नागरिक नहीं माना जाएगा, कौन किसे भारत नागरिकता मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों कुछ संशोधन किया गया, जब संशोधन करके कोई अधिनियम लाया जाता है उसको बोलते हैं संशोधन अधिनियम। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में पुनः आता है, इसमें भी कुछ प्रावधान रखे जाते हैं, मतलब नागरिकता से संदर्भित कि कौन नागरिक होंगे, कौन नागरिक नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद फिर संशोधन होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि इसमें कहा गया कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई माता है, वह मान लीजिए कोई मदर है, उसकी नागरिकता कहाँ की है, इंडिया की है, अब वो कहाँ है, विदेश में अगर वो है और विदेश में उसका बच्चा जन्म ले रहा है, तो कहा जाता है कि माता की नागरिकता के आधार पर
माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। सिंपल में समझिए ऐसे, मान लीजिए मैं हूँ और मेरी माता क्या है, वो इंडिया की हैं और मेरा जन्म कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ है। तो इसका मतलब नहीं कि मैं अमेरिका का हूँ, चूँकि मेरी माता भारत की हैं तो मैं भी भारत का नागरिक कहलाऊँगा, चूँकि मेरी माता क्या है, मेरी माता का जो नागरिकता का जो आधार है वो क्या है, इंडिया है। तो हम कह सकते हैं, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में कहा गया कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। फिर उसके बाद एक और अधिनियम आता है 2003 में, जिसको स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा 2004 में प्रदान किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक और संशोधन अधिनियम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, जिसकी स्वीकृति 2004 में, कभी कभी क्रोनोलॉजी में क्रम पूछ लेता है कि नागरिकता संबंधी प्रमुख संशोधन का क्रम क्या था, तो आप एक आर्डर बना सकते हैं कब क्या। फिर दोस्तों उसके बाद आता है आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम अध्यादेश, जो कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है कि 2005 में नागरिकता संशोधन अध्यादेश लाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा 2005 में, और 2005 में इसकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी जाती है। फिर दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 लाया जाता है। मतलब ये किससे संबंधित था दोस्तों, ये था विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए था, मतलब OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अर्थात अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो एक और संशोधन आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, जो कि भारत की नागरिकता के संदर्भ में क्या था, कुछ न कुछ परिवर्तन करके आगे इम्प्रूव किया जाता है। फिर दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया है। वर्तमान में अगर पूछे कि वही हाल ही में कौन सा नागरिकता अधिनियम लाया गया, जो तो आप कह सकते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 वर्तमान में लाया गया। तो पहला आया था 1955 में, अभी हाल ही फिलहाल में कौन आया है, 2019 में। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख संशोधन है जो नागरिकता के संदर्भ में हमको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों भारत के नागरिक हम कब नहीं हो सकते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय नागरिकता हमारी कब समाप्त होगी। देखो दोस्तों 2-3 बातें हैं जिनके आधार पर हम भारत नागरिक नहीं हो सकते हैं। पहला है कि अगर हम भारत की नागरिकता क्या करें, त्याग दें। और जब हम भारत नागरिकता का परित्याग करते हैं, त्याग देते हैं, तो फिर हम भारत के नागरिक से मुक्त हो जाएंगे। ठीक, दूसरी स्थिति क्या होगी दोस्तों, कि हम अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, या तो हम नागरिकता का परित्याग कर दें या फिर हम किसी और देश की नागरिकता को स्वीकार कर लें। अगर मान लीजिए हम भारत के हैं और हम चले गए अमेरिका, अगर हम अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार कर लेंगे तो भी हमारी नागरिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, रद्द हो जाएगी। और दूसरा पहला क्या था, या फिर हम नागरिकता का ही परित्याग कर दें, तो ये भी कंडीशन है। और तीसरा दोस्तों ये है कि सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, अगर सरकार को लगता है कि यह व्यक्ति भारत के नागरिक होने का उत्तरदायित्व, मतलब होने का दायित्व, मतलब एक सिंपल में समझ लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो नागरिकता है उसको छीन लिया जाए। ये क्या आधार बना के छीना जाएगा, आधार ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए वह नागरिकता के नियम कानून को पालन नहीं करता है, अर्थात वह नागरिकता जो नागरिक होने के जो कर्तव्य हैं उसे पूरा नहीं कर रहा है। जब वो नागरिक होने के कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा उसकी नागरिकता क्या होगी दोस्तों, छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता, जो भारत का नागरिक होगा, सरकार द्वारा। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम भारत नागरिकता को क्या कर सकते हैं, परित्याग कर सकते हैं, या उसको सरकार द्वारा छीन लिया जाए, या फिर हम किसी और देश का क्या करें, सदस्यता ग्रहण कर लें या नागरिकता ग्रहण कर लें। अब आपको पता हो दोस्तों भारत में नागरिकता कैसी है, तो भारत में एकल नागरिकता है। मैंने इसलिए यहाँ राइट डाउन करी जिससे कि आप कभी भी अगर देखना चाहें तो उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो भारत में एकल नागरिकता का क्या है दोस्तों, प्रावधान है। तो जब एकल नागरिकता का प्रावधान है तो ये तीनों भी क्या होंगे, एकल नागरिकता अगर लागू नहीं होंगे तो क्या होगा, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं कुछ और बातों पर। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में नागरिकता को लेकर सबसे पहली बार जो संशोधन हुआ वो हुआ 1955 में। 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम लाया जाता है। उनके अनुसार कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, कुछ संशोधन किए जाते हैं, जो कि 26/1950 के लागू होने के समय था। आइए देखते हैं वे कौन से अधिनियम में वे कौन कौन से प्रावधान हैं। दोस्तों आपको पता होगा पहला था जन्म से, मतलब जन्म के आधार पे हम भारत के नागरिक हो सकते हैं। ऐसा क्या है उसमें देखते हैं। कहा गया दोस्तों कि जन्म से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। कहना मतलब क्या,
कोई व्यक्ति हो जिसका जन्म अर्थात 1947 से के बाद से हम कह सकते हैं और 1950 को हुआ हो या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो उसे हम भारत का नागरिक कहेंगे। सिंपल भाषा में समझो कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या उसके बाद कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। अपवाद है कुछ। अपवाद क्या है दोस्तों? जैसे हमारा कोई शत्रु राष्ट्र है, शत्रु राष्ट्र के बच्चे को छोड़कर या विदेशियों के बच्चों को छोड़कर, जो विदेशी रजवाड़े होते हैं, ठीक है, उनको छोड़ दिया जाए और शत्रु राष्ट्र को छोड़ दिया जाए, तो इनके अलावा जितने भी लोग भारत जन्म लिए होंगे उनको हम क्या मानेंगे? भारत का नागरिक मानेंगे। तो जन्म के आधार पर अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात जिनका जन्म भारत में हुआ होगा उन्हें भारत नागरिक माना जाएगा। शत्रु राष्ट्र के बच्चों को छोड़कर, अर्थात जो दुश्मन राष्ट्र है, दुश्मन देश है, उनको छोड़कर, जैसे पाकिस्तान हमारा क्या शत्रु राष्ट्र है, उनके बच्चे हमारे भारत नागरिक नहीं होंगे। और विदेशियों के बच्चे जो भारत के बाहर हों, कौन हो सकता है विदेश में, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा होता है दोस्तों वंश परंपरा के द्वारा। कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, हमारा परंपरा है, तो परंपरा के स्थान वंश परंपरा के आधार पे हम भी कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। ठीक, 1992 से क्या हो गया? 1992 से अर्थात पूर्व, 1992 से पूर्व की बात कह रहा है। ये कह रहा है वंश परंपरा द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात अगर माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उनका बच्चा क्या होगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। 1992 से पूर्व की कंडीशन है और 1950 अर्थात 26 जनवरी 1950 के पश्चात माता पिता में से अगर कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उनका संतान या उनका बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा, चाहे वह जहाँ भी जन्म लिया हो। लेकिन 1992 से पूर्व इसकी स्थिति होनी चाहिए। फिर दोस्तों तीसरा है देशीकरण या प्राकृतिक रूप से। देशीकरण या प्राकृतिक रूप से मतलब यहाँ है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर आप प्राकृतिक रूप से यह प्रमाणित कर देते हैं या देशीकरण रूप से यह प्रमाणित कर देते हैं कि हम भारत के नागरिक होने का अधिकार रखते हैं, तो आपको भारत सरकार द्वारा देशीकरण का क्या दिया जाएगा? प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर भारत सरकार के द्वारा आपको प्राकृतिक रूप से प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसा 1955 के अधिनियम में कहा गया। चौथा है दोस्तों भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार से तात्पर्य यहाँ ये है कि किसी नए भूभाग को, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश का कोई भूभाग है या पाकिस्तान का कोई भूभाग है, अगर वह भारत में शामिल हो जाता है, अर्थात भारत में वह भूभाग या जमीन क्या हो, लैंड शामिल हो जाए, तो उस भूभाग पर रहने वाले जितने भी नागरिक होंगे, व्यक्ति होंगे, वे सभी स्वतः भारत नागरिक मान लिए जाएंगे या स्वतः भारत नागरिक हो जाएंगे। तो इसमें यही कह रहा है दोस्तों कि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किए जाने पर स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अर्थात कोई विदेशी भूभाग जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, है ना, ये सारे जो मुल्क हैं, अगर इनके भूभाग हमारे भारत में शामिल हो जाते हैं तो उस भूभाग में जितने भी लोग रह रहे होंगे, व्यक्ति रह रहे होंगे, वे सभी भारत के क्या हो जाएंगे? नागरिक हो जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भूमि विस्तार द्वारा भी हम भारत की नागरिकता को परिभाषित कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं पंजीकरण के द्वारा, मतलब कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, अगर हमको सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन मिल जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए, तो भी हम भारत नागरिक हो सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने के पीछे कुछ प्रमुख बातें हैं, आइए हम उनको देखते हैं। पहली बात है दोस्तों कि पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से वह क्या हो? भारत में रह रहा हो। इसमें यह कह रहा है कि अगर आपको पंजीकरण प्रार्थना पत्र तभी मिलेगा जब आप जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उस दिन से 6 महीने पूर्व तक आप भारत में क्या हो? रह रहे हों। अगर 6 महीने आप भारत में नहीं रह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। अगर आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहिए और भारत नागरिकता चाहिए तो आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र की तिथि से 6 महीने पूर्व तक भारत में रहने की क्या है? रहना होगा। अगर आप नहीं रह रहे होंगे तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों है अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, अर्थात जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय अगर से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, जैसे भारत से बाहर, जैसे भारत का विभाजन नहीं हुआ और उस समय से
कोई व्यक्ति अगर विदेश में या भारत से बाहर निवास कर रहा है या रह रहा है तो उसको भी पंजीकरण के द्वारा भारत नागरिक मान लिया जाएगा। तीसरा दोस्तों है वे स्त्रियां, मतलब उन कुछ महिलाओं की बात कर रहे हैं, स्त्रियों की बात कर रहे हैं कि वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी हों, मतलब जो स्त्रियां भारत के नागरिक से विवाह कर चुकी हों या फिर विवाह कर रही हों या विवाह करेंगी। अगर ऐसा प्रस्ताव हो कि कोई विदेशी व्यक्ति है वह हमारे भारतीय महिलाओं से शादी कर चुका हो या शादी कर रहा हो या शादी करेगा तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो वे स्त्रियां जो भारतीयों से क्या हो विवाह कर चुकी हों या विवाह करेंगी या विवाह कर रही हों तो उन्हें भी भारत का नागरिक माना जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, जैसे भारतीय नागरिक हैं उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उन्हें भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा हमारे पंजीकरण के द्वारा संभव है। फिर दोस्तों तो भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे को, फिर दोस्तों कहा है राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों उन्हें भी पंजीकरण आवेदन पत्र द्वारा भारत नागरिक माना जाएगा। अर्थात राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक, मतलब राष्ट्र देश के जितने भी नागरिक होंगे, सिटीजन होंगे, अगर वो भारत में रह रहे हों या भारत सरकार की नौकरी में काम कर रहे हैं तो उन्हें भी आवेदन पत्र के द्वारा पंजीकरण के माध्यम से उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो एक कुछ प्रारूप थे जिनके माध्यम 1955 अधिनियम के कि जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीकरण या प्राकृतिक रूप से, भूमि विस्तार द्वारा और पंजीकरण के द्वारा इन आधारों पर हम भारत नागरिक बन सकते थे या बन सकते हैं। भारतीय नागरिकता नियम 1955 के अनुसार ऐसा कहा गया। फिर दोस्तों एक और नियम आता है विदेशी भारतीय नागरिकता, मतलब कि जो हमारे विदेशी हैं उन्हें भारत नागरिक कैसे माना जाएगा, आइए उन पे चर्चा करते हैं। जो विदेशी भारतीय नागरिकता है दोस्तों, आइए उसको देखते हैं। पहला दोस्तों है अप्रवासी भारतीय। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सुना होगा कि अप्रवासी भारतीय, हर 2 वर्ष पे भारत में अप्रवासी मतलब कि NRI डे मनाया जाता है। तो जो अप्रवासी भारतीय हैं वे क्या हैं, मतलब NRI जिसे बोलते हैं NRI, इन का मतलब होता है दोस्तों नॉन, आर मतलब होता है रेसिडेंट, आई मतलब होता है इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब जिनका आवास क्या हो, भारत के बाहर हो। आइए सिंपल समझते हैं। जो भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, अर्थात कोई व्यक्ति है जो भारत के बाहर क्या करता है, निवास करता है और उसके पास भारत का पासपोर्ट है तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन वह कैसा नहीं होगा, अप्रवासी भारतीय होगा, मतलब कि NRI के रूप में उसको स्वीकार, मतलब कि ऐसा NRI जो क्या है भारत के बाहर में क्या निवास करता है लेकिन उसके पास जो पासपोर्ट है या वीजा है वो कहाँ का है, भारत का है। अगर उसके पास भारत का पासपोर्ट या वीजा है तो वह भारत के बाहर किसी भी स्थान का निवास कर रहा है तो उसे हम NRI घोषित करते हैं और भारत नागरिक भी स्वीकार करते हैं। तो अप्रवासी भारतीय NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। दूसरा दोस्तों भारतीय मूल के व्यक्ति, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अर्थात जिसे बोलते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जो भारत के मूल निवासी हों, जो भारत के क्या हो दोस्तों, मूल निवासी हों, जिसका कोई पूर्वज या भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता धारण करता है जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है। अर्थात सिंपल में समझिए, कोई पूर्वज भारतीय नागरिक है, पी मतलब होता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, जिसका कोई पूर्वज, जैसे कोई व्यक्ति है उसका पूर्वज भारतीय नागरिक है और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता धारण करता है। कब वर्तमान में, तो जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है तो उसे हम भारतीय मूल का ही व्यक्ति कहते हैं या भारतीय मूल का व्यक्ति मानते हैं। सिंपल समझिए, जिसका कोई पूर्वज क्या हो, भारतीय नागरिक हो और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता धारण करता है और जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है तो उस स्थिति में उसे हम भारतीय मूल का के व्यक्ति या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के रूप में देख सकते हैं। तीसरा दोस्तों विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर, OCI, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का तात्पर्य यह है कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का हम समझते हैं एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर हो, कोई व्यक्ति है और वह विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर है तो वह नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत का नागरिक कहलाएगा।
क्या दोस्तों कह रहा है, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय क्या है, नागरिक हो, क्या हो, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर हो, तो उसे नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इसे बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर। तो हमने क्या देखा कि जो विदेशी हैं उन्हें भारतीय नागरिक कैसे माना जाएगा, या तो अप्रवासी हो अर्थात भारत के बाहर निवास करते हो लेकिन उनके पास क्या हो, भारत का पासपोर्ट हो, दूसरा वह भारत के मूल निवासी हो, मतलब ओरिजिन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में रह रहे हो, मतलब उनका मूल निवास कहाँ हो, इंडिया हो, लेकिन उनके पास वीजा कहाँ का हो, बाहर का हो, विदेश का हो, तो भी भारत नागरिक कहलाएंगे। और तीसरा कह रहा है कि ऐसे विदेशी मतलब विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर जो क्या हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या हो, नागरिकता के नियम और कानून को पालन करते मतलब पालन कर रहे हो, तो उन्हें भी हम क्या मानेंगे, विदेशी भारतीय, मतलब विदेशियों को भी हम भारत नागरिकता दे देंगे या मान लेंगे। दोस्तों भी हाल ही में हमारे पास नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया। इस अधिनियम में कहा गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में हैं, अगर वे भारत में आना चाहते हैं तो उनका क्या है, उनका स्वागत है, उनको भारत नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, फिर से दोस्तों सुन लीजिए, धार्मिक अल्पसंख्यक में कौन कौन है, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई को नागरिकता का विकल्प है। अर्थात अगर कई बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, अगर वो भारत में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता का विकल्प भारत के रूप में दिया गया है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद रहे कि इस अधिनियम में, संशोधन में मुस्लिमों को छोड़ दिया गया है, मुस्लिमों को नहीं कहा गया है, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे अफगानिस्तान के हों। तो आप मुस्लिम को छोड़ के बाकी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल सकता है, पूरा विकल्प है उनके लिए। तो दोस्तों ये कुछ थे भारतीय नागरिकता से संबंधित कुछ अधिनियम, कुछ अनुच्छेद और कुछ नए संशोधन, और किसे नागरिकता मिले किसे नहीं मिलेगी। तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी जिनको हमने समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भारतीय संविधान में जो नागरिकता टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, आपका यह टॉपिक बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा और आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नंबर भी करके आएंगे। इसके बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनने वाला है नागरिकता से। इसके बाहर अगर बनता है तो फिर हो सकता है हमारी या आपकी तरफ कोई कहीं कोई चूक हो रहा है। इसलिए इसको पढ़िए, नई चीज़ों से इसको अपडेट करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। और बहुत सी मित्र हैं जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे मौलिक जो हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट पर हम लाएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, या राज्य के निर्देशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य। उसके बाद फिर हम आगे की टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मित्रों के पास भेजने का प्रयास करिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।